Good morning students, so this is Vibha Parekh and today we are going to discuss over the very important topic of the electrochemistry. Basically जो पूरा चैप्टर है electrochemistry का वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता है. That is basically the galvanic cells, electrochemical cells और the electrolytic cells. ठीक है, तो आज हम लोग बहुत शॉर्ट वे में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द galvanic and electrolytic cell. दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए चलते हैं. देखो ये है आपका galvanic cell, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ऑलरेडी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, सो आई एम होपिंग दैट कि आप पूरी तरह से सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो. ठीक है, लेकिन फिर भी चलो इनका एक कंपैरिजन करते हैं. उससे बेसिकली होगा ये कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, एक जो दिमाग है वो आपका एक्चुअली खुलने वाला है. इन दोनों को आप एक डिफरेंट पर्सपेक्ट से देखोगे. अभी तक आप कैसे देख रहे थे, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग दिख रहे थे कि अच्छा यार पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को या फिर गैल्वेनिक सेल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को करेंगे. अब जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको एक बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ ही क्यों रहे थे इसको, है ना. इसका कुछ तो रीजन रहा होगा. So first of all, let us talk of the galvanic cells. तो मैंने आपको जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया था, I have told you कि जो galvanic cells होते हैं वो उन reactions में करवाया जाता है जो कि खुद spontaneous kind of reactions हैं, वो reactions जो कि खुद से होने की tendency रखती हैं. ठीक है, तो उनको use करके we want to produce some electricity. हम क्या चाहते हैं, कोई reaction हो रही है तो किसी काम तो आए, है ना, तो उससे हम फायदा उठाना चाहते हैं. सो वी हैव बेसिकली हेल्प दिस रिएक्शन टू अकर. हमने कहा कि ठीक है तुम चलती रहो अपना, लेकिन साथ ही हमें कुछ ना कुछ डिजायरेबल तुमसे आउटकम निकालना है. तो वो हमने क्या किया, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की. तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को या फिर केमिकल रिएक्शन लिख दो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस की ही बात करते हैं. ठीक है, सो केमिकल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, हम केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही बात है. देन कमिंग ऑन टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो रिएक्शंस जो कि खुद स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकती, जनरली फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. तो हम उन रिएक्शंस को करवाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वो रिएक्शंस हो जाएं, लेकिन वो खुद से तो कभी होंगी नहीं, तो उसके लिए हमें अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. एफर्ट हम क्या लगाएंगे, हम अलग से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे. बिल्कुल ऑपोजिट इसका. सो दिस इज बेसिकली फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. वो रिएक्शंस जो खुद से नहीं हो सकती, हम उनको करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वहां पे डालेंगे. हम उनको प्रेशराइज करेंगे कि अब तो तुम करके ही दिखाओ, अब तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, अब कैसे नहीं होगे. सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को करवा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है ना, ये तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब. तो कोई भी जो फैकल्टी, कोई भी टीचर होता है वो आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है. हालांकि आप कितना ध्यान से सुनते हो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. तो गैल्वेनिक सेल्स की अगर हम बात करें, अगेन जैसे कि मैंने कहा, बस उसको लिख देती हूँ यहाँ पे. सो दिस इज फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. आप यहाँ पे वो रिएक्शंस देखोगे जो कि खुद स्पॉन्टेनियस नेचर की होती हैं. एंड हियर यू सी दोज रिएक्शंस दैट आर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस काइंड, है ना, जो खुद से नहीं होती हैं, उनको करवाना पड़ता है. जैसे तुम लोग हो ना, खुद से नहीं पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, वरना तो बस बैठे ही रहोगे. So here let us talk of the galvanic cells first. देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, वो तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है अच्छे से. अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो हमने दो सेल्स यहाँ पे रखे हैं. ठीक है, दो डिफरेंट वेसल्स हैं. दोनों ही केसेस में पहले तो मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूं कि इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक सेल हमारा हमने लेफ्ट साइड में पुट किया है, जिसको हम बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, जो कि आपको इधर के साइड में दिखाई दे रहा है. और जो ये सेल जो हम राइट साइड में शो करते हैं, दैट इज बेसिकली द कैथोडिक हाफ सेल. ठीक है, तो इसको मैं कहीं लिख देती हूँ यहाँ पे. सो दिस इज कैथोडिक हाफ सेल. मतलब सेल को ही हमने दो अलग अलग आधे आधे पार्ट्स में बांट दिया. सो दिस इज एनोडिक
हाफ सेल। अब हमने इसको इसलिए नहीं बांटा क्योंकि हमारा मन था, हमने इसलिए बांटा कि यहाँ पे क्योंकि हमें कुछ कुछ ऐसे चीजें देखने को मिल रही थी। अगर हम बात करें एनोडिक हाफ सेल की, तो यहाँ पे होता ये है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि जैसे ही हम इन दोनों सेल्स को आपस में रखते हैं और उनको आपस में एक जगह से कनेक्ट करते हैं और सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट करते हैं। सो सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस सर्किट। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में क्लास के अंदर डिस्कस की है, बट यहाँ पे आपको बस इतना मैं बता सकती हूँ कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ऑपोजिट आयंस अपने प्रोवाइड करके आयंस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन्स के भी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। इसकी वजह से सॉल्ट ब्रिज के होने की वजह से सेल आपका जल्दी से बंद नहीं पड़ता, पूरा प्रॉपर्ली वर्क करता है। जितना डिपोजिशन होना है, जितना यहाँ पे आयनाइजेशन होना है, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्ली चलती रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है दोनों सॉल्यूशंस के दौरान के अंदर। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये जिंक की एक रॉड है एनोडिक हाफ सेल में और ये जिंक का ही अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये कॉपर की एक रॉड है, ये कॉपर का ही अपना एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब होता ये है कि जिंक जो है, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो अलग से आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आप इनको जैसे कनेक्ट करोगे, दे विल स्टार्ट डूइंग देयर वर्क। ठीक है, वो अपने आप से ही वो करने लग जाएंगे जो कि वो करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक क्या करेगा, अपने आयंस जो है ना, आई थिंक ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, जिंक क्या करेगा, जिंक अपने आयंस सोल्यूशन में देना स्टार्ट कर देगा। तो जिंक अपने आयंस क्या करेगा, सोल्यूशन में देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि खुद टूटना स्टार्ट हो रहा है, इसका खुद का डिसोसिएशन स्टार्ट हो रहा है। तो जिंक जो है वो जिंक 2+ आयंस में कन्वर्ट होता जाता है, जबकि पहले ये क्या था, ये जिंक का कोई सोल्यूशन था। सो लेट्स से कि जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, तो यहाँ पे जिंक के कुछ आयंस थे और सल्फेट के कुछ आयंस थे एंड इट वाज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। पर जैसे ही हमने इस तरह की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की, तो जिंक से जिंक के आयंस बनने लगे। तो धीरे 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 होगा क्या कि जिंक के आयंस यहाँ आते जाएंगे और पीछे जो वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहली बात तो इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज बना देंगे, यानी कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और दूसरी बात, फिर ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे और मूव करने के बाद में पहुंचेंगे यहाँ पे। वहां जाने के बाद क्या होगा उसकी बाद में बात करते हैं। तो जैसे जैसे जिंक के आयंस यहाँ पे आते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये सोल्यूशन आपका ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा जिंक 2+ आयंस। ठीक है, दूसरी तरफ की अगर हम पिक्चर देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, उन्होंने इसको क्या बना दिया, इस कॉपर की जो रॉड है, यानी कि जो कैथोड है, उसके ऊपर ही जाके फ्लो करने लगे। अब इस सोल्यूशन के अंदर कॉपर के भी आयंस हैं और सल्फेट के भी, लेट्स से कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर के और सल्फेट के न्यूट्रल नंबर ऑफ आयंस जो है बिल्कुल इक्वल हैं चार्जेस में। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाने लगेंगे, तो कॉपर के आयंस जो यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको लगेगा कि अरे यार कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आते हुए दिख रहे हैं, तो वो उनको लपकने के लिए जाएंगे और जाके खुद डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के ही रॉड के ऊपर। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद में आप क्या देखोगे कि जो आपकी कॉपर की रॉड है ना, वो पहले से कुछ ज्यादा मोटी हो चुकी है। जैसे कॉपर की रॉड है, तो वो पहले से ज्यादा कुछ क्या हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, क्योंकि लगातार वहां पे कॉपर के आयंस का कॉपर के अंदर कन्वर्जन होता जाता है और वो डिपॉजिट होती जाती हैं। और ये कॉपर कहां से जा रहे हैं, सो दे आर गेटिंग देयर फ्रॉम द सोल्यूशन। यहाँ पे उल्टा मूवमेंट होता है, Cu2+ के जो आयंस है ना, वो खुद अपने न्यूट्रल सोल्यूशन में से खुद जाके बैठना स्टार्ट कर देते हैं और उनका डिपोजिशन होने लगता है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि ये सोल्यूशन मेरा ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये सोल्यूशन जो है वो मेरा ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब होगा ये कि अगर यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज ना हो, तो यहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही नहीं करने देगा। ठीक है, जब ये ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, तो कॉपर का भी फर्दर डिपोजिशन नहीं होगा, तो ये प्रोसेस तो यहीं का यहीं रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्लो कर रहे, तो करंट का भी फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो करंट का फ्लो इधर है, तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। तो ऐसे में सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करती है कि वो खुद अपने, लेट्स से कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, लेट्स से कि वो K+ और Cl- का यानी कि KCl का इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जिंक के, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने Cl- के आयंस को भेजती है यहाँ पे। ठीक है, तो Cl- यहाँ पे ट्रैवल करने लगेगा। अब Cl- जो है ना, वो बाहर नहीं जाता, वो यहाँ पर ही एक स्लरी के फॉर्म में, यहाँ पे जिलेटिन या फिर अगर का एक मिक्सचर होता है, प्लेटफॉर्म होता है,
उसी के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ पे आके बैठ जाता है। और जितने भी जिंक के एक्स्ट्रा आयंस थे वो सब के सब आसपास में उसके जैसे सभा नहीं लगा के बैठ जाते वैसे सभा लगा के यहाँ पे आसपास में बैठ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल काइंड ऑफ ही हो जाता है, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा जिंक 2+ के आयन थे वो तो इसके आसपास में चारों आके बैठ चुके हैं। तो बेसिकली Cl नेगेटिव को सप्लाई करके ये एक्स्ट्रा आयंस को सेटिस्फाई करता है एंड द सॉल्यूशन बिकम्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल, जिसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां होने लग जाता है। इसी तरह से जब कॉपर 2+ आयंस का लगातार डिपोजिशन होता रहेगा तो यहाँ पे पीछे के जो सल्फेट आयंस थे, जो उस इलेक्ट्रोलाइट के अपने नेगेटिव आयंस थे, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो फिर वो कॉपर 2+ आयंस को डिपॉजिट ही नहीं होने देंगे, क्योंकि अब वो भी तो नेगेटिवली चार्ज है, उनको चाहिए कि उनको कोई पॉजिटिव स्पीशीज मिले। तो ऐसे में इन कॉपर 2+ आयंस को कि तुम तो जाते रहो, तुम डिपॉजिट होते रहो, इन सल्फेट आयंस को हम देख लेंगे। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है सॉल्ट ब्रिज के K+ आयंस। तो ये K+ आयंस जो हैं वो जाके मूव करने लग जाते हैं नीचे और जाके चुपचाप बैठ जाते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, बाहर नहीं निकलते, नीचे कॉटन प्लग लगा हुआ होता है, यहाँ पे बेसिकली कॉटन प्लग लगा होता है। पर जैसे ही K+ आयंस यहाँ पे आते हैं तो जितने भी ये Cu2+ के एक्स्ट्रा आयंस हैं वो सब इसके इर्द गिर्द जाके बाहर चिपक के बैठ जाते हैं, और इसकी वजह से जो आपका कॉपर 2+ आयंस है बहुत आराम से क्या करता है, सल्फेट के आयंस जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और कॉपर 2+ आयंस अपना चुपचाप बैठ के डिपॉजिट होता रहता है और आपको एक प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली आप देख क्या रहे हो कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमें जिंक के कम होने से या कॉपर के डिपोजिशन होने से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप वैसे भी हो जाएंगे, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। बाद में जाके आप देखोगे कि ये आपका कुछ पहले से कम मास का हो चुका है। ठीक है, जिंक तो पहले से कम हो चुका है क्योंकि जिंक के आयंस बना रहा है, और कॉपर का मास पहले से बढ़ चुका है। हालांकि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिंक पहले से कम हो रहा है या कॉपर बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब इससे है कि इनके कम और ज्यादा होने से, इनके डिपोजिशन और डिसोसिएशन होने से लगातार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का सेल में फ्लो होता रहेगा करंट जनरेट होता रहेगा। अगर आप यहाँ पे एक बल्ब लगा लोगे ना, अगर मान लो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बल्ब लगा लोगे तो बल्ब आपका ग्लो तब तक करता रहेगा जब तक कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ठीक है, ये बल्ब है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ये किस तरह से डिफरेंस है, तो डिफरेंट ये बिल्कुल इसका रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, एक बात, ये जो आपके सेल्स होते हैं ना, गैल्वेनिक सेल्स, जो आपके कार्स के अंदर जो बैटरी होती है, आपके मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो बैटरीज होती हैं, वो कुछ नहीं है, वो बल्कि गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं। आपकी घड़ियों के अंदर जो छोटे छोटे से जो सेल्स होते हैं ना, वो सब कुछ नहीं है, गैल्वेनिक सेल्स ही हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को चलाने के लिए वी नीड अ एनर्जी सोर्स, हमें एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए। तो या तो ये हो सकता है कि हम इसको डायरेक्टली किसी प्लग के साथ में अटैच कर दें, है ना, और वहां से लगातार कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहे और हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करा सकें। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो ये बैटरी कौन होगी, ये आपका कोई भी गैल्वेनिक सेल हो सकता है या होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक सिंगल आपका वेसल है, उसी वेसल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इस केस में। अब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या फिर कोई भी सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड और एनोड वहां पे अलग अलग वेसल्स में होते थे, यहाँ पे आपको सिंगल वेसल के अंदर कैथोड और एनोड दिखाई देंगे। अब होगा ये कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और ये जो वेसल होता है ना, ये खुद एक नॉन कंडक्टिंग वेसल होता है, ये खुद कंडक्टिंग नहीं होता वेसल। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम करंट की सप्लाई करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को ऑन करते हैं, तो वैसे ही जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार कहीं से आयंस आ रहे हैं ऑपोजिट चार्जेस के, एंड वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस यानी जो केटायंस हैं, उनकी टेंडेंसी ये रहेगी कि हम नेगेटिव चार्जेस के पास में जाएं, तो वो क्या करेंगे, कैथोड के पास में जाके बैठना स्टार्ट कर देंगे। आपको दिख भी रहा है ना, ये कैथोड के पास में जा रहे हैं प्लस के आयंस, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उनको डिस्चार्ज होना है, उनको अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है, सो दे विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जो कि है एनोड। ठीक है, अब होता इसमें यह है कि अगर मान लो हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं,
अगर मान लो मेरा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेट से कि थोड़ा इम्प्योर है, बिल्कुल सही नहीं है, और मुझे कोई इसमें से प्योर मेटल को निकालना है, मान लो कि ये कोई गोल्ड का सोल्यूशन है या सिल्वर का सोल्यूशन है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस सोल्यूशन से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकूं और गोल्ड मुझे बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए। सो इन दैट केस आई विल बी यूजिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्योंकि जो गोल्ड के आयंस हैं वो क्या करेंगे, गोल्ड के आयंस जाके अपना रिडक्शन करना चाहेंगे, तो रिडक्शन करने के लिए दे विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, और गोल्ड के आयंस जो यहाँ पे गोल्ड प्लस आयंस प्रेजेंट है दे विल स्टार्ट गेटिंग रिड्यूस ओवर द कैथोड, और वो जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देंगे कहां पर, इस कैथोड के ऊपर, और जो डिपॉजिटेड गोल्ड आपको यहाँ पे मिलेगा वो बहुत प्योर क्वालिटी का गोल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, एनोड के ऊपर हम इम्प्योर फॉर्म को रखते हैं, कैथोड के ऊपर प्योर फॉर्म हमें अपने आप ऑब्टेन हो जाता है। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, जो आपके जंग वाले जो सरफेसेस होते हैं ना, जैसे कि लोहा होता है, अगर लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो उसके ऊपर हम जिंक की प्लेटिंग करवाते हैं, गैल्वेनाइजेशन कराते हैं, या फिर जो हमारे घरों में जो बर्तन वर्तन होते हैं या मूर्तियां होती हैं तो उनको भी हम लोग कई बार इलेक्ट्रोप्लेट कराते हैं या फिर उनकी पॉलिशिंग कराते हैं गोल्ड की या सिल्वर की। तो उन सभी जगहों पे हम इन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को ही यूज करते हैं, जो कि हमें एक इम्प्योर से अच्छी खासी प्योर फॉर्म प्रोवाइड कर सकता है ऑन दी कैथोड साइड। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा देखना है, ये प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंस होते हैं, एंड आई थिंक आप ये समझ चुके हो। तो ये सेम वही फिगर है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वही चीज है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे एक सोर्स लगा दोगे, ये गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, तो गैल्वेनिक सेल में हम चाहते हैं केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक बल्ब लगाओगे, तो क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये करंट का फ्लो जब तक चलता रहेगा तब तक करंट की सप्लाई होती रहेगी और ये बल्ब आपका ग्लो रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें रिएक्शंस की, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल कहाँ पे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स ओवर द एनोड, इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। बट कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो जाती है कि गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड जो होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है एंड द कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम पिछले केस की बात कर रहे थे, जिंक से जिंक के आयंस आ रहे थे एंड दे वर पुटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स ओवर दिस इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो एनोड है ये होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, जबकि जो कैथोड है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, जहां पे कॉपर के आयंस जाके खुद को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और रिएक्शंस आपकी, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, सो यू कैन सी दैट Y is getting converted into Y plus and they are releasing some electrons। इसी तरह से रिडक्शन हाफ सेल की अगर हम बात करें यानी कि कैथोड्स की, तो यहाँ पे आपके जो प्लस आयंस हैं, जैसे कि कॉपर 2 प्लस की हम बात करते थे, तो कॉपर 2 प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर खुद को रिड्यूस करके कॉपर का डिपोजिशन करा रहे थे। ये ओवरऑल रिएक्शन है, एंड एज आई सेड दैट दिस काइंड ऑफ सेल आर बीइंग सीन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि लिए इनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 0 होगी। डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कोई नई बात नहीं है, वी नो दिस, है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसका मतलब ही हो गया कि रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो गई, डेल्टा जी की वैल्यू इज लेस देन 0, या फिर कह दो नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। तभी तो ये खुद से नहीं हो पा रही, और इसलिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है ताकि रिएक्शन हम करवा सकें। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर है, थोड़ा मतलब सब कुछ ही डिफरेंट है वैसे तो, लेकिन समझना आपको बिल्कुल उसी तरह से है कि इस बार आपका एक सिंगल वेसल है, केटायंस और एनायंस दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। केटायंस जो है वो जाकर केटायंस अपने आप को रिड्यूस करेंगे, सो फॉर रिडक्शन अगर मान लो यहाँ पे प्लस आयंस है, नेगेटिव आयंस है, प्लस आयंस है, नेगेटिव आयंस है, प्लस आयंस है, नेगेटिव आयंस है। ठीक है, तो प्लस आयंस जो है वो खुद को रिड्यूस करने के लिए कैथोड पे जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए एनोड पे जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि दिस टाइम एनोड इज अभी भी ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होगा,
पर इस बार एज यू कैन सी एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, जो कि पहले से उल्टा है। और रिडक्शन जो है वो इस बार कैथोड पे, हमेशा कैथोड पे ही होगा, बट दिस टाइम दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, डिफरेंस देख रहे हो ना, एनोड यहाँ नेगेटिव था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर अभी भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। डेल्टा जी फॉर देम आर ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पे कुछ छोटे मोटे से पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बस मैं उनको एक लाइन में लिख देती हूँ, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। ये चीजें ना याद रखनी जरूरी है, अदरवाइज बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। जैसे वो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, ट्रांजिशन आता है ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि ये क्या हो गया, अचानक से बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, जबकि कुछ भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, आयंस भी वही है, आयंस का बिहेवियर भी वही है, लेकिन कंडीशन सेटअप हमने थोड़ा सा अलग लगा दिया, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स अलग मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल्स की, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस को या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडली, इट इज फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इसका मतलब ये उन रिएक्शंस के लिए है जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है या फिर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। थर्ड, अगर हम बात करें तो कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, कैथोड होता है और एनोड होता है। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। तो नई बात यह है कि यहाँ पे कैथोड नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। याद कैसे रखोगे, तो मैंने आपको उसका भी मेथड बताया था। सो मेथड इज लोन, है ना। लोन मतलब लेफ्ट साइड में जो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन होता होगा और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा वो कौन होगा, एनोड। उसका बिल्कुल उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। देन अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक, और दो वेसल्स होते हैं, ये सब चीजें छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे आप दो वेसल्स यूज करते हो, ठीक है। एक को कहते हैं एनोडिक हाफ सेल, एक को कहते हैं कैथोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल। पांचवी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो बैटरी सेल्स ये सब बनाते हैं वो बेसिकली यही होते हैं, बैटरीज हो गए, आपके सेल्स हो गए, जो कि आपके अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होते हैं, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर भी आप देखते हो ना जो बैटरीज लगी हुई होती हैं, वो आपके गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके इससे रिलेटेड पॉइंट्स थे, और भी कोई 2-3 पॉइंट्स हो तो आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट बेसिक आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं, और ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज बस एक सिंपल सी कनेक्टिविटी है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब है जो कि सर्किट को कंप्लीट करने का काम करती है। इसकी वजह से आपका सेल जो है वो काम करना बंद नहीं करता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सप्लाई वहां पे होती रहती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द गैल्वेनिक सेल। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। सेकेंडली, ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिएक्शंस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप की हैं, खुद से तो हो नहीं पा रही, इस वजह से हमें इनको कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करना होता है, यानी कि डेल्टा जी फॉर देम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें, होता यहाँ पे भी एनोड और कैथोड ही है ना, इलेक्ट्रोड्स तो अभी भी एनोड और कैथोड ही होंगे, और एनोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे अभी भी रिडक्शन ही होगा। लेकिन जहां पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, वो एनोड इस बार किस चार्ज का होगा, तो आप देख सकते हो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि ये कैसा था, नेगेटिव चार्ज का। क्लियर। देन फोर्थ अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमने जैसे लिया था 2 वेसल्स का, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे एक सिंगल वेसल होता है, ठीक है। लेकिन जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है हमारा, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन यूज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ कुछ यूजेस बताए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देन पॉलिशिंग के लिए हम यूज करते हैं,
रिफाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस आपने सुना होगा, तो रिफाइनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। और जैसे यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज होता था, यहाँ पे कोई भी इस तरह का सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। अगेन एग्जांपल्स जैसे कि मैंने आपको बताया ही अभी, गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल्स आपके बैटरीज हो जाएंगे, सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे जो आप बैटरीज और सेल्स यूज करते हो, इवन इस प्रोसेस में भी जो आप बैटरी या सेल यूज कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ गैल्वेनिक सेल। ये खुद पूरा सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बट इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को भी चलाने के लिए वी आर यूजिंग अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। So these are some of the examples. Then अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करें, so you can see कि ये जो इस तरह से पॉलिशिंग करवाई जाती है, देन आपके जो कॉपर के वायर्स हैं उनका भी जो प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी रन कराई जाती है दैट इज थ्रू दी कॉपर वायर्स। होते तो सिल्वर और गोल्ड भी बहुत अच्छे हैं, बट एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा अगर हम थ्रू आउट द कंट्री एंड वर्ल्ड अगर गोल्ड और सिल्वर को यूज करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए जनरली कॉपर के ही वायर्स को यूज किया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा सिल्वर के वायर्स को यूज किया जाता है। तो ऐसे में ये कॉपर या सिल्वर बहुत प्योर होने इंपॉर्टेंट है। अगर उनके अंदर कुछ इंप्योरिटी होगी तो कंडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा और आपके घर में बिजली इतनी जल्दी से नहीं आएगी, है ना, क्योंकि फ्लो करने में बहुत टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस वजह से ये बहुत प्योरिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। एंड एज I said कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 100% प्योर, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस हो गया। इसी तरह से जो आप एल्यूमिनियम्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इन रिएक्टिव एलिमेंट्स को भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि अगर हम उनको किसी रिएक्शन की हेल्प से प्योरीफाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन के या दूसरे गैसेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक्सपोज में जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं तो वो रिएक्टिव ज्यादा होने की वजह से उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है या कुछ हो जाता है। सो यू मस्ट बी नोइंग कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, जो जनरली हम अपने आसपास में देखते हैं, वो बहुत रिएक्टिव है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इट फॉर्म्स एल्यूमिना, Al2O3 फॉर्म कर देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो जो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है इट इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द एल्यूमिनियम, ठीक है। वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है जो कि हम हमारे घरों में या जनरली एल्यूमिनियम को अपने आसपास देखते हैं। तो इस तरह का प्योर एल्यूमिनियम बनाने के लिए वी नीड द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसी तरह से यू कैन सी द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड और ब्लीच बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड द गैल्वेनिक सेल्स। आप इनके बीच में जो एक बहुत मेजर थिंग है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कंप्लीटली। सो आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ बोथ ऑफ दीज सेल्स। एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, अदरवाइज चैप्टर के अंदर तो आप पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करोगे ही। So this is all for today's video. Thank you so much. Take care of yourself.